वालेकुम जी। मैं हूं हदीजा वलायत एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एग्जाम्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग आर्डर 5 के रूल 11 से लेके 25 तक कवर करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैं आर्डर 5 के रूल 1 से लेके 8 तक कवर कर चुकी हूं, जो कि इशू ऑफ समन से डील करता है। उसके बाद मोड ऑफ सर्विस को भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, जिससे रूल डील करते हैं रूल 10, उसके बाद रूल 10A और रूल 20। अब मोड ऑफ सर्विस में 3 मोड्स बताए गए हैं, जिसमें पर्सनल सर्विस आ जाती है। उसके बाद थ्रू पोस्ट वगैरह या कुरियर वगैरह के थ्रू जो समन सर्व किए जाते हैं डिफेंडेंट पे, और तीसरे नंबर पे सब्सटीट्यूटेड सर्विस आ जाती है। तो ये दो टॉपिक मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आज हम लोग रूल 11 से लेके 25 तक कवर करेंगे। अब रूल 11 से लेके आगे जितने भी रूल्स हैं रूल 30 तक, इन सारे रूल्स में डिफरेंट सिचुएशंस बताई गई हैं कि जब डिफेंडेंट को समन्स जो है वो सर्व किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है तो क्या हर डिफेंडेंट पे समन सर्व किए जाएंगे, या एक ही डिफेंडेंट को समन सर्व कर दिए जाएंगे, या फिर अगर डिफेंडेंट जो है वो आउट ऑफ कंट्री चला जाता है तो फिर उसको कैसे समन सर्व किए जाएंगे, या फिर अगर वो पब्लिक सर्वेंट है तो उसको कैसे समन सर्व किए जाएंगे। तो ये सारी डिफरेंट सिचुएशंस बताई गई हैं रूल 11 से लेके आगे रूल 30 तक। अब रूल 11 में कह रहे हैं सर्विस ऑन सेवरल डिफेंडेंट्स, कि जब एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है केस में तो फिर समन्स जो है वो कैसे सर्व किए जाएंगे। सेव एज अदरवाइज प्रिस्क्राइब्ड वेयर देयर आर मोर डिफेंडेंट्स देन वन, सर्विस ऑफ समन्स शैल बी मेड ऑन ईच डिफेंडेंट। तो सिंपल सी चीज़ है इसमें कि जहाँ पे एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है तो हर डिफेंडेंट को समन्स जो है वो सर्व किए जाएंगे। उसके बाद रूल 12 में कह रही हैं सर्विस टू बी ऑन डिफेंडेंट इन पर्सन व्हेन प्रैक्टिकेबल और ऑन हिज एजेंट। अब इसमें कह रही हैं रूल 12 में कि अगर प्रैक्टिकेबल है तो डिफेंडेंट को इन पर्सन समन सर्व किए जाएंगे, अनलेस के अगर उसका कोई ऑथोराइज्ड एजेंट है तो फिर उसके ऑथोराइज्ड एजेंट को समन सर्व करना जो है वो सफिशेंट होगा। उसके बाद रूल 13 में सर्विस ऑन एजेंट बाय होम डिफेंडेंट कैरीज ऑन बिजनेस। अब इसमें कह रही हैं इन अ सूट रिलेटिंग टू एनी बिजनेस और वर्क अगेंस्ट अ पर्सन हु डज नॉट रिजाइड विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन। अब क्लास 1 में कह रहे हैं कि जहाँ पे अगर जो प्लेंटिफ है उसने सूट फाइल किया है, बिजनेस से रिलेटेड है या फिर वर्क से रिलेटेड है, और जो डिफेंडेंट है वो अगर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर रिजाइड नहीं करता, तो फिर समन्स जो है वो किसको सर्व किए जाएंगे। आगे इसमें कह रही हैं विच समन द कोर्ट फ्रॉम विच समन्स इज इशूड सर्विस ऑन एनी मैनेजर और एजेंट who at the time of service personally carries on such business or work for such person within such limits shall be deemed good service। तो सिंपल सी चीज़ है कि अगर डिफेंडेंट के अगेंस्ट बिजनेस का कोई सूट फाइल किया गया है या फिर वर्क का, और वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर रिजाइड नहीं करता, तो फिर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर अगर उस डिफेंडेंट का कोई मैनेजर है, कोई एजेंट है जो उस बिजनेस को चला रहा है, तो फिर उस मैनेजर उस एजेंट को सर्विस जो है वो उस पे ये समन सर्व किए जाएंगे। अब रूल 14 सर्विस ऑन एजेंट इन चार्ज इन सूट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी वेयर इन अ सूट टू obtain रिलीफ रिस्पेक्टिंग और कंपनसेशन ऑफ रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो जहाँ पे अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सूट फाइल किया गया है, उस सूट में अगर कोई रिलीफ क्लेम किया जा रहा है इस इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या फिर कंपनसेशन का अगर कोई सूट है जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो उसमें क्या होगा, सर्विस कैन नॉट बी मेड ऑन द डिफेंडेंट इन पर्सन एंड द डिफेंडेंट हैज़ नो एजेंट इन पावर टू एक्सेप्ट द सर्विस। तो अगर डिफेंडेंट को समन सर्व नहीं किए जा सकते और ना ही अगर उसका कोई ऑथोराइज्ड एजेंट है, तो फिर समन्स किसको सर्व किए जाएंगे। इट मे बी मेड ऑन एनी एजेंट ऑफ द डिफेंडेंट इन चार्ज ऑफ द प्रॉपर्टी। तो उस इमूवेबल प्रॉपर्टी जिस पर्सन के कब्जे में है, जिस पर्सन का होल्ड है उस इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, जो इंचार्ज है उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का, उस पर्सन पे ये समन्स जो है वो सर्व किए जाएंगे। अब रूल 15 वेयर सर्विस में बी ऑन मेल मेंबर ऑफ डिफेंडेंट्स फैमिली वेयर इन एनी सूट द डिफेंडेंट इज absent फ्रॉम हिज रेजिडेंस एंड हैज़ नो एजेंट in power to accept service of the summons on his behalf,
सर्विस में बी मेड ऑन एनी अडल्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द डिफेंडेंट हु इज़ रिसाइडिंग विद इन हिम। तो इसमें सिंपल सी चीज़ है कि अगर डिफेंडेंट को समन सर्व किए गए हैं लेकिन वो अपने घर पे नहीं मिलता और ना ही उसका ऑथोराइज्ड एजेंट है जिसको समन सर्व किए जा सकें, तो फिर उस डिफेंडेंट का जो अडल्ट मेल मेंबर होगा जो उसके साथ रह रहा होगा, उस मेंबर को ये समन जो है वो सर्व किए जाएंगे। एक्सप्लेनेशन में कह रहे हैं, अ सर्वेंट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द फैमिली विद इन द मीनिंग ऑफ दिस रूल। तो जो सर्वेंट होगा वो इस रूल के अंडर जो है वो फैमिली मेंबर कंसीडर नहीं किया जाएगा। उसके बाद रूल 16 में कह रहे हैं, पर्सन सर्व टू साइन एक्नॉलेजमेंट where the serving officer delivers or tenders a copy of the summons to the defendant personally or to an agent or other person on his behalf. He shall require the signature of the person to whom the copy is so delivered or tendered to an acknowledgement of the service endorsed on the original summons। तो इसमें सिंपल सी चीज़ है कि जो ऑफिसर समन सर्व करेगा डिफेंडेंट को पर्सनली या फिर डिफेंडेंट के एजेंट को या फिर किसी भी और पर्सन को, जैसे हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है कि अगर डिफेंडेंट नहीं मिलता और उसका कोई ऑथोराइज्ड एजेंट भी नहीं है तो उसके फैमिली मेंबर को समन सर्व किए जाएंगे। तो अगर डिफेंडेंट को समन सर्व किए जा रहे हैं या फिर एजेंट को या किसी और पर्सन को, तो फिर ये जो सर्विंग ऑफिसर होगा ये इन पर्सन के ओरिजिनल समन्स पे सिग्नेचर लेगा और इसी को इक्नॉलेजमेंट हम लोग कहेंगे। ये इस चीज़ का प्रूफ होता है कि जो डिफेंडेंट है उसको समन सर्व हो चुकी हैं, क्योंकि ओरिजिनल समन्स वो जाके दोबारा कोर्ट में सबमिट करवाता है और कोर्ट में फिर जब उसके डिफेंडेंट के या एजेंट के सिग्नेचर आ जाएंगे तो फिर यही कंसीडर किया जाएगा कि डिफेंडेंट पे समन्स सर्व हो चुकी हैं। अब रूल 17, प्रोसीजर व्हेन डिफेंडेंट रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट सर्विस और कैन नॉट बी फाउंड। अगर जो डिफेंडेंट है उसको समन जब सर्व किए जाते हैं और वो रिफ्यूज़ कर देता है उन समन्स को लेने से या फिर एक्नॉलेजमेंट को साइन नहीं करता या फिर जो सर्विंग ऑफिसर है उसको डिफेंडेंट मिलता ही नहीं है, तो फिर ये सर्विंग ऑफिसर क्या मोड अडॉप्ट करेगा, ये किस तरह से समन्स सर्व करेगा डिफेंडेंट पे, ये इसमें प्रोसीजर बताया गया रूल 17 में। Where the defendant or his agent or such other person as aforesaid refuses to sign the acknowledgement, or where the serving officer after using all due and reasonable diligence cannot find the defendant। अब इसमें कह रही हैं कि अगर जो डिफेंडेंट है वो या फिर उसका ऑथोराइज्ड एजेंट या फिर कोई भी पर्सन जिसको समन सर्व किए जाते हैं वो अगर इक्नॉलेजमेंट साइन करने से रिफ्यूज़ कर देते हैं या फिर जो सर्विंग ऑफिसर है उसको डिफेंडेंट मिलता ही नहीं है और ना ही डिफेंडेंट का अगर कोई ऑथोराइज्ड एजेंट है या फिर कोई और पर्सन है जिसको समन सर्व किए जा सकें, तो फिर ये जो सर्विंग ऑफिसर होगा ये क्या करेगा, द सर्विंग ऑफिसर शैल अफिक्स अ कॉपी ऑफ द समन्स on the outer door or some other conspicuous part of the house in which the defendant resides or carries on business or personally work for gain। अब ये जो सर्विंग ऑफिसर होगा ये जो समन्स की कॉपी होगी ये डिफेंडेंट के घर के बाहर जो है वो अफिक्स कर देगा या फिर जहाँ पे डिफेंडेंट अपना बिजनेस वगैरह चला रहा है या फिर वर्क कर रहा है, पर्सनली वर्क फॉर गेन कर रहा है, वहाँ पे जो वहाँ की जो प्रोमिनेंट प्लेस होगी उस पर अफिक्स कर देगा समन्स। उसके बाद एंड शेल देन रिटर्न द ओरिजिनल टू द कोर्ट फ्रॉम विच इट वाज इशूड। और जो ओरिजिनल समन्स होंगे वो वापस उसी कोर्ट में लेके आएगा जिस कोर्ट ने वो इशू किए होंगे विद अ रिपोर्ट इंडोर्स देयर ऑन और अनेक्स्ड देयर टू स्टेटिंग दैट ही हैज़ सो अफिक्स्ड द कॉपी। और उसमें एक रिपोर्ट बनाएगा, उसमें ये सारे सर्कमस्टांसिस लिखेगा कि जो डिफेंडेंट है उसको समन सर्व किए गए हैं या उसके एजेंट को, लेकिन उसने रिफ्यूज़ कर दिया है और फिर जो इसने अफिक्स किए होंगे समन्स की कॉपी जो अफिक्स करेगा, ये सारी चीज़ें ये सारे सर्कमस्टांसिस अपनी रिपोर्ट में लिखेगा और इस रिपोर्ट को उसी कोर्ट में सबमिट करवाएगा जिस कोर्ट ने समन्स इशू किए होंगे। अब रूल 18, इंडोर्समेंट ऑफ टाइम एंड मैनर ऑफ सर्विस। तो इसमें सिंपल सी चीज़ बताई गई है जो हम लोगों ने रूल 17 में देखा है कि जो सर्विंग ऑफिसर है वो अपनी एक रिपोर्ट बनाएगा और कोर्ट में जाके सबमिट करेगा जब वो अफिक्स करता है समन्स की कॉपी डिफेंडेंट के घर के बाहर। अगर डिफेंडेंट रिफ्यूज़ कर देता है समन्स जो है वो रिसीव करने से, तो उसी रिपोर्ट के बारे में इस रूल 18 में भी बात की गई है कि जब सर्विंग ऑफिसर ये रिपोर्ट बनाएगा तो उस रिपोर्ट में वो टाइम भी लिखेगा, वो मैनर भी लिखेगा कि इस मैनर में डिफेंडेंट को समन्स सर्व किए गए हैं।
अब रूल 19 एग्जामिनेशन ऑफ सर्विंग ऑफिसर। अब इस रूल में कोर्ट की पार बताई गई है कि जो सर्विंग ऑफिसर डिफेंडेंट को समन सर्व करने जाता है उस सर्विंग ऑफिसर को कोर्ट ऑन ओथ एग्जामिन कर सकती है। इसमें कह रहे हैं वेयर अ समन्स इज रिटर्न्ड अंडर रूल 17। अब रूल 17 में हम लोगों ने देखा था कि अगर डिफेंडेंट जो है वो रिफ्यूज़ कर देता है समन्स रिसीव करने से, या फिर अगर सर्विंग ऑफिसर को डिफेंडेंट जो है वो नहीं मिलता, तो फिर जो सर्विंग ऑफिसर होता है वो ओरिजिनल समन्स को वापस ले आता है, जिस कोर्ट ने इशू किए होते हैं उसी कोर्ट में आके सबमिट करवाता है और अपनी एक रिपोर्ट भी सबमिट करवाता है। अब आगे क्या होता है, जब रूल 17 में ये समन्स जो है वो रिटर्न ले आता है, उसी कोर्ट में वापस ले आता है, समन सर्व नहीं होते डिफेंडेंट को, तो फिर जो कोर्ट है वो क्या करेगी, द कोर्ट शैल इफ द रिटर्न अंडर दैट रूल हैज़ नॉट बीन वेरीफाइड बाय द एफिडेविट ऑफ द सर्विंग ऑफिसर or may if it has been so verified examine the serving officer on oath। अब इसमें कह रहे हैं कि अगर जब जो सर्विंग ऑफिसर है वो ओरिजिनल समन्स वापस ले आता है और आके कोर्ट में सबमिट करवाता है, तो जब समन्स रिटर्न ले आता है सर्विंग ऑफिसर तो उसने एक एफिडेविट भी साथ लगाना होता है कि ये समन्स जो है वो सर्व नहीं हो सके। तो इसमें कह रहे हैं कि अगर तो जो सर्विंग ऑफिसर है वो एफिडेविट सबमिट करवाता है, या फिर अगर एफिडेविट के बगैर ही वो समन्स जो है वो कोर्ट में सबमिट करवा देता है, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट उसको एग्जामिन कर सकती है ऑन ओथ, या फिर किसी और कोर्ट को कह सकती है कि इसको एग्जामिन किया जाए। उसके बाद एंड में मेक सच फर्दर इंक्वायरी इन द मैटर एज इट थिंक फिट, और फर्दर इंक्वायरी भी कर सकती है, इंक्वायरी इस चीज़ के बारे में कर सकती है कि क्या वाकई जो सर्विंग ऑफिसर है वो उसने जाके समन सर्व करने की कोशिश की है, उसने जाके समन सर्व किए हैं या नहीं किए, या ऐसे ही आके कोर्ट में इसने समन्स जो है वो रिटर्न कर दिए हैं और आके कोर्ट को कह दिया है कि मुझे डिफेंडेंट नहीं मिला, या फिर डिफेंडेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया है। तो ये सारी चीज़ों के लिए कोर्ट जो है वो इंक्वायरी कर सकती है, कोर्ट उस सर्विंग ऑफिसर को एग्जामिन कर सकती है। एंड शेल ईदर डिक्लेयर दैट समन्स हैज़ बीन ड्यूली सर्व्ड, और कोर्ट इस इंक्वायरी के बाद इस सर्विंग ऑफिसर को एग्जामिन करने के बाद ये डिक्लेयर कर सकती है कि क्या जो समन्स है वो सर्व किए जा चुके हैं, या फिर आर्डर सच सर्विस एज इट थिंक फिट, या फिर कोई और जो आर्डर वो ज़रूरी समझती है सर्विस से रिलेटेड वो आर्डर पास कर सकती है। अब रूल 21 में कह रहे हैं सर्विस ऑफ समन्स वेयर डिफेंडेंट रिसाइड्स विद इन जुरिस्डिक्शन ऑफ अनदर कोर्ट। अगर डिफेंडेंट जिस कोर्ट ने ये समन्स इशू किए हैं उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में रिसाइड नहीं करता, तो फिर अगर किसी और कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में रिसाइड करता है, तो फिर इस डिफेंडेंट को समन्स कैसे सर्व किए जाएंगे। तो इसमें कह रहे हैं अ समन्स में बी सेंट बाय द कोर्ट बाय विच इट इज़ इशूड वेदर विद इन और विदाउट द प्रोविंस। अब इसमें कह रही हैं कि अगर कोर्ट जिस कोर्ट ने समन्स इशू किए हैं उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में रिसाइड नहीं करता डिफेंडेंट, लेकिन किसी और कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में रिसाइड करता है, अब वो कोर्ट प्रोविंस के अंदर भी हो सकती है या फिर आउट ऑफ प्रोविंस भी हो सकती है। तो फिर जिस कोर्ट ने ये समन्स इशू किए हैं वो कोर्ट जो है वो जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में डिफेंडेंट रिसाइड करता है उस कोर्ट को ये समन्स सेंड कर सकती है। कोर्ट का ऑफिसर भी जाके डिलीवर कर सकता है उस कोर्ट को जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में ये डिफेंडेंट रिसाइड करता है, या फिर बाय पोस्ट भी उस कोर्ट को ये समन्स सेंड किए जा सकते हैं। अब इसमें कह रहे हैं कि ये कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट नहीं होनी चाहिए। हाई कोर्ट के अलावा अगर कोई भी और कोर्ट है वो चाहे प्रोविंस के अंदर है या आउट ऑफ प्रोविंस है, तो जिस कोर्ट ने ये समन्स इशू किए हैं उस कोर्ट के पास पावर है कि वो बाय पोस्ट या फिर अपने ऑफिसर को भेज के, तो जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में डिफेंडेंट रिसाइड करता है उस कोर्ट में ये समन्स जो है वो जाके डिलीवर करवा सकती है। और जहाँ पे डिफेंडेंट रिसाइड करता है उस कोर्ट के पास जब ये समन्स जाएंगे तो फिर वो कोर्ट ऐसे ही समन्स को समन्स की सर्विस करवाएगी जैसे कि उसने खुद ये समन्स इशू किए हैं। अब अगला जो रूल है रूल 24, इसमें कह रहे हैं सर्विस ऑन डिफेंडेंट इन प्रिजन। अगर डिफेंडेंट जेल में है तो फिर किस तरह से समन्स उसको सर्व किए जाएंगे। वेयर द डिफेंडेंट इज कन्फाइंड इन अ प्रिजन द समन्स शैल बी डिलीवर्ड आर सेंट बाय पोस्ट और अदरवाइज टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द प्रिजन फॉर सर्विस ऑन द डिफेंडेंट। तो सिंपल सी चीज़ है कि जो ऑफिसर इन चार्ज होगा जेल का, जो जेल अथॉरिटी होगी उसको समन सर्व किए जाएंगे ताकि वो आगे डिफेंडेंट को समन सर्व करवा सकें। और ये बाय पोस्ट भी करवाए जा सकते हैं या फिर कोर्ट का ऑफिसर भी लेके जा सकता है।
अब अगला जो रूल है 25, सर्विस वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स आउट ऑफ द पाकिस्तान एंड हैज़ नो एजेंट इन पाकिस्तान। अगर जो डिफेंडेंट है वो आउट ऑफ पाकिस्तान रिजाइड करता है और पाकिस्तान के अंदर अगर उसका कोई ऑथोराइज्ड एजेंट भी नहीं है तो फिर क्या होगा? वेयर द डिफेंडेंट रिजाइड्स आउट ऑफ पाकिस्तान एंड हैज़ नो एजेंट इन पाकिस्तान empowered टू एक्सेप्ट सर्विस, द सर्विस shall the summons shall except in the case mentioned in rule 26A be addressed to the defendant at the place where it is residing and sent to him by post if there is postal communication between such place and the place where the court is situated। अब इसमें सिंपल सी चीज़ है कि अगर वो आउट ऑफ पाकिस्तान रिजाइड करता है तो उसको बाय पोस्ट जो है वो समन्स जो है वो उसके बाहर के एड्रेस पे ये भेजे जाएंगे। और अगर तो जिस कोर्ट ने ये समन्स इशू किए हैं और जहाँ पे डिफेंडर रिजाइड करता है उनके दरमियान अगर पोस्टल कम्युनिकेशन जो है वो है तो फिर डिफेंडेंट को समन्स जो है वो बाय पोस्ट उसको उसी एड्रेस पे भेज दिए जाएंगे जहाँ पे वो रिसाइड करता है। तो ये रूल 11 से लेके 25 तक थे। जो नेक्स्ट रूल्स हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगी। थैंक यू सो मच।